हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लाउड रेसेस में पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी जब जिन शुआन यान्नी के बारे में गलत बोलता है तो विहिंग नहीं था। इसीलिए इस लाइफ में जियान चैंग ने उसको पंच मारा। जियान चैंग विहिंग से पहले से ही फ्रस्ट्रेट था। ऊपर से जिन शुआन यानली के बारे में गलत बोल रहा था, जिस वजह से वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। जियान चैंग जिन शुआन को मुक्के में मुक्का मारता है। लास्ट में लैंड डिसिपल उसे उठाकर ले गए। देर बाद जब लैन कुरैन आता है तो वो उनसे पूछता है कि लड़ाई क्यों हुई थी। उसे पता चला कि क्या बात थी तो वो जिन शुआन और जियान चैंग से कहता है, मुझे तुम दोनों के फादर्स को इन्फॉर्म करना होगा। ना कह के लैन कुरैन अपने ऑफिस में आ जाता है। वहीं जिन शुआन और जियान चियंग को हीलर के पास ले जाया गया था क्योंकि उन्हें चोट आई हुई थी। लैन कुरैन ने अपने ऑफिस में जाने के बाद दोनों सेक लीडर को लेटर लिखे। तभी लैन कुरैन को दरवाजे में नॉक सुनाई दिया। वो अंदर आने को कहता है। ये सिचैन थे। सिचैन आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। अब वो भी लैन कुरैन के पास आकर बैठ गए थे। सिचैन ने उनसे पूछा, अंकल, जिन सेक्ट और जियान सेक्ट के हेयर के बीच में क्या लड़ाई हुई थी? ये बात सुनते ही लैन कुरैन ने आह भरी। अभी वो कहते हैं, जिन शुआन ने लेडी यान्नी की इंसल्ट करी थी। इसे सुनने के बाद जियान चैंग गुस्से में आ गया। ऐसे मैंने इनके फादर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। वो 2 दिन के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम्हें वांगची के बारे में कोई खबर मिली? भी सिचैन आंसर करते हैं, नहीं अंकल, और किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। तभी लैन कुरैन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांगची ऐसा करेगा। वो सच में एक बहुत अच्छा लड़का है जो फुल्ली डिसिप्लिन था। न जाने क्या हो गया जो उसने ऐसा कदम उठाया। इस बात पर सिचैन कुछ नहीं कहता क्योंकि वह सिचैन ही था जिसने विहिंग के साथ वांगजी की दोस्ती को बढ़ावा दिया था। वो सोच रहा था अगर उसे पता होता कि वांगजी ऐसा करेगा तो वो कभी भी विहिंग के साथ उसकी दोस्ती नहीं करवाता। भी सिचेन कहता है, क्या उन्हें स्टडी से भी एक्सपेल कर दिया जाएगा? इस बात पर लैन कुरैन ने थोड़ा सोचा। अब वो कहता है, नहीं, अगर वो घुटने के बल बैठ के अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर सिचेन नोट करता है। अब वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद सिचेन अपने अंकल को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। सिचेन कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा। अब वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने का सोचता है। तभी उसकी नज़र हुईसांग पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा हुआ था। अब सिचेन उसके पास जाता है। तभी सिचेन ने अपना गला साफ किया, जिससे हुईसांग की नज़र उस पर पड़ती है। जैसे ही हुईसांग उसको देखता है, वो स्माइल करते हुए कहता है, सिचेन ग, आप कैसे हैं? भी सिचेन ने अपनी सिग्नेचर स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसे मैं तुम्हारे और मास्टर वी के साथ को बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम दोनों वैसे फ्रेंड्स थे ना? इस बात पर हुईसांग थोड़ा सोचता है। अब वो कहता है, हाँ, हम दोस्त थे और मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। जब से वो गया है, यहाँ ऐसा लगता है मानो ये कब्रिस्तान हो। बुरा मत मानना सिचेनग, पर ये सच है। वी ब्रदर यहाँ एक सनशाइन की तरह था, जिससे ये पूरा क्लाउड रेसेस खिला खिला रखता था। तभी सिचेन कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं भी तुम्हारे बगल में बैठ जाऊं? अंग स्माइल करता है और उसे बैठने को कहता है। अब जैसे ही सिचेन वहाँ पे बैठा, सिचेन कहता है, मैं वांगची को बहुत मिस करता हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है और कैसा है। न जाने ऐसा क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
कहते हुए सिचैन के चेहरे पर एक उदासी थी। भी हुसान कहता है, सिचेनगा, क्या आपको लगता है कि वांगजी विंग से इन्फ्लुएंस होगा यहाँ छोड़ने के लिए? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मानो आप सिर्फ विंग को ब्लेम कर रहे हैं वांगजी के फैसले के लिए। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? वांगजी ने सेक्ट छोड़ा, इसका ब्लेम आप किसी और को नहीं कर सकते। इस बात पर सिचैन का मुंह लटक गया था। वो खुद की बात संभालते हुए कहता है, आशांग, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि वांगजी आज तक मेरे और अंकल के फैसले के अगेंस्ट नहीं गया। ने हमेशा वो किया जो उसे कहा गया। इस बात पर हुसांग कहता है, मुझे लगता है वांगजी को अब एहसास हो गया होगा कि लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे एक्सपीरियंस करनी है। सिर्फ एक परफेक्ट नेफ्यू, भाई या डिसिपल बनना ही पूरा नहीं है। हो सकता है वो इस ज़िंदगी से फेड अप हो गया हो, इसीलिए यहाँ से चला गया। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको भी वहीं को ब्लेम करने की ज़रूरत है। आपके अंकल और जियान चैंग ऑलरेडी वहीं पर दोष डाल रहे हैं। वो भी एक इंसान है जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, उसे भी हमारे शब्दों से हर्ट होता है, तो प्लीज़ उसको अकेला छोड़ दो। अब मुझे जाना होगा। इतना कह के हुसांग ने वो किया और वहाँ से चला गया। हुसान के जाने के बाद सिचेन सीधे जिंगशी की ओर गया था। जिंगशी जाने के बाद वो वांगची को याद करते हुए कहता है, आई मिस यू डीडी, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो काफ़ी देर तक जिंगशी में बैठा रहा। शाम होने के बाद वो हंसी की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, वो वांगची के दिए हुए तालिस्मान को निकालकर सोचने लगता है क्या कुछ होने वाला है जिस वजह से वांगजी ने ये तालिस्मान भेजे हैं। वो कहता है, मैं अंकल और एल्डर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इन तालिस्मान्स को यूज़ करें, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ये तालिस्मान ज़रूरी नहीं होते तो तुम इन्हें नहीं भेजते। अब 2 दिन बाद जियान सेक्ट और जिन सेक्ट के लीडर क्लाउड रेसेस पहुंच गए थे। जियान फेंगमियान अपने बेटे से बहुत डिसअपॉइंट था क्योंकि उसने बेफिजुल का तमाशा कर दिया था। वो आते ही सीधे अपने बेटे से कहता है कि अपना सामान पैक करो, और वो लोग वहाँ से चले गए। ऐसा ही जिन सेक्ट ने भी किया। हुईसांग ये सब देखता रहा। वो अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। उसने वांगजी और वेहिंग को हैरी टाउन के इन में जाकर ढूंढा था, पर वो दोनों वहाँ से जा चुके हैं और अब किसी को भी नहीं पता कि वांगजी और वेहिंग कहाँ हैं। सोच रहा था कि उसे बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही वेहिंग और वांगजी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसे फ्यूचर में होने वाले खतरे से अपने भाई को और अपने सेक्ट को सेफ रखना होगा। जब हुसान अपने रूम की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि आसमान में काफ़ी सारे वेंस के बर्ड घूम रहे हैं, जिसका साफ मतलब था कि वेंस क्लाउड एसेस में नज़र रखे हुए हैं। शायद वो यहाँ कुछ खोज रहे हैं। वेंस सिबलिंग्स भी क्लाउड एसेस छोड़ चुके थे, ये कह के कि उसके छोटे भाई की तबीयत खराब है, पर हुसान जानता है कि बात कुछ और है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं, जिससे हुईसांग को अब चिंता होने लगी है। वो अपने रूम में जाता है और वहाँ बालकनी में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो बालकनी में खड़ा हुआ, उसके पास एक बर्ड आई। हुशान ने उसके कान में कुछ कहा और वो बर्ड वहाँ से उड़ गई। जैसे ही जियान सेक्ट के लोग लोटस पियर पहुँचते हैं, वहाँ मैडम यूं बहुत गुस्से में थी क्योंकि जियान फेंगमियान ने यानली और जिन सेक्ट के हेयर के साथ जो एंगेजमेंट थी वो तोड़ दी थी। जियांग फेंगमियान ने अपनी वाइफ को बहुत समझाने की कोशिश करी कि इन दोनों के फ्यूचर के लिए इस शादी का ना होना ही बेहतर है। यानली उससे ही शादी करेगी जिसे वो प्यार करती है। यान चैंग भी अपनी मदर को मना करता है।
हालांकि वो जानता है कि वो अपने सेक्ट का राजकुमार है और उसका ऐसा बिहेव करना सही नहीं है, पर वो अपनी सिजे की शादी ऐसे इंसान से नहीं करने दे सकता जो उसके सिजे को प्यार तक ना करता हो। वो सोच रहा था अगर विहिंग होता तो वो भी इस शादी के खिलाफ होता और शायद जिनशुआन के फेस पे जितने मुक्के पड़े थे उससे कई ज़्यादा विहिंग मारता और शायद सारा का सारा ब्लेम विहिंग के ऊपर ही चला जाता। ली बहुत दुखी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाके रोने लगती है। वो अपने आशियान को बहुत मिस कर रही थी। वो सोच रही थी अगर विहिंग यहाँ होता तो उसे कंफर्ट करता, उसे कहता कि सिजे लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा, पर वो वहाँ नहीं है और शायद अब वो कभी उससे मिल भी नहीं पाएगी। वहीं विहिंग और वांगची दफन जाने का फैसला करते हैं, ये पता करने के लिए कि दफन माउंटेन में कितने वेंस रहते हैं और शायद वहाँ उन्हें वैनकिंग से बात करने का भी मौका मिले। वो दोनों दो ट्रैवलर्स बनके दफन माउंटेन जा रहे थे, जिन्होंने सुना था कि वेंस बहुत अच्छे हीलर्स हैं। उन्हें वैन से कुछ दवाइयाँ खरीदनी थी। अब वो लोग दफन माउंटेन के गेट में पहुंचते हैं, जहां पर गार्ड खड़े थे। गार्ड ने उन्हें देखा। वो दोनों फटे हुए और पुराने कपड़ों में थे, लेकिन गार्ड्स को सेक्ट लीडर का साफ आदेश था कि कोई भी दफन माउंटेन में एंटर नहीं करना चाहिए और वैन रोहान का कहना ना मानने की सज़ा सिर्फ मौत है। इसीलिए गार्ड उन दोनों को अंदर आने से मना कर देते हैं। तभी एक गार्ड वहाँ टहलता हुआ आया। वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी पहला गार्ड उन्हें बताता है ये दोनों ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ मेडिसिन लेने आए हैं। इस बात पर दूसरा गार्ड कहता है यहाँ पर किसी का भी विज़िट करना अलाउ नहीं है। अगर तुम दोनों किसी भी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते तो कहीं और जाओ। विहिंग और वांगजी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उन्होंने सोचा कि अभी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस गार्ड को बो किया और वहाँ से चले गए। उन्होंने कुछ ही दूरी में अपना कैंप लगा लिया, जहाँ से वो गार्ड पर नज़र रख सकें कि कितने गार्ड रोटेट होते हैं, जिनसे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार कितने गार्ड निगरानी में हैं। वो दोनों दफन माउंटेन के थोड़ा ही दूरी में अपना कैंप लगाते हैं। विहिंग ने कैंप के चारों ओर बैरियर लगा दिया था और साथ ही में एक इनविजिबल तालिस्मान का यूज़ किया था, जिससे कोई भी उन्हें देख ना पाए। अब जैसे ही रात होती है, वो दोनों अपने ब्लैक रोब्स पहनकर दफन विलेज की ओर चले जाते हैं। उस दिन वो काफ़ी लकी थे, क्योंकि चाँद बादलों में छिपा हुआ था, जिससे वहाँ काफ़ी अंधेरा था। उन दोनों ने पूरे दफन विलेज का चक्कर लगाया, जिससे उन्हें पता चला कि लगभग 30 गार्ड निगरानी करते हैं। विलेज के अंदर जो गार्ड पहरा देते हैं वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, जिससे विहिंग और वांगजी उनके पास आउट होने का वेट करते हैं। कुछ ही देर में वो सब सो गए थे। अब विहिंग और वांगजी अंदर गए तो उन्हें पता चला कि अंदर 10 गार्ड और हैं। उन्हें दफन विलेज में हर जगह देखा, लेकिन उन्हें वैन सिवलिंग कहीं नहीं मिले, जिससे उन्हें लगा कि शायद वो लोग नाइट लाइट सिटी होंगे, पर अभी वो दोनों वहाँ नहीं जा सकते। इसीलिए वो दोनों छुपकर दफन माउंटेन से बाहर आ गए। वो दोनों दफन माउंटेन से सीधे ईलिंग की मार्केट आए थे। रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए वो दोनों रूम लेने का डिसाइड करते हैं। वो लोग एक होटल में जाकर कहते हैं क्या यहाँ पर रूम अवेलेबल हैं, जिस पर होटल के मालिक ने कहा कितने रूम सर, एक या दो। इस पर वांगची कहता है बस एक। इस बात पर ओनर ने नोट किया। अब वो उनसे कहता है मुझे फॉलो करिए मास्टर। इतना कह के वो आगे जाने लगा और उन्हें रूम में ले गया। अब रूम में जाने के बाद वेटर उनसे पूछता है क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। तभी वांगची ने ऑर्डर किया
हमारे लिए नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दो और एक वाइन जार और एक कप टी। वेटर वो करता है और वहाँ से चला जाता है। वेटर के जाने के बाद विहिंग और वांगजी टेबल में बैठ गए। अब विहिंग कहता है, मैं जल्द ही कुछ करना होगा। लगता है वो दोनों नाइट लाइट सिटी में हैं। विहिंग कहता है, मुझे यकीन है वैन रोहान ने उन दोनों पर नज़र रखी होगी, खास करके विहिंग पर। अब वांगजी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता वो वैन किंग को अपने नज़रों से दूर होने देगा, लेकिन हम वैन सिबलिंग के बिना उनकी फैमिली को वहाँ से नहीं हटा सकते और हमें ये सब वैन रोहान को पता चले बिना करना होगा। साथ ही में हमें गार्ड्स का भी ध्यान रखना होगा। विहिंग सिर्फ हूँ कहता है। अब उन दोनों के बीच में एक साइलेंस आ गया था। वो दोनों सोच रहे थे, तभी डोर पर नॉक होता है। वांगजी ने दरवाज़ा खोला। वहाँ पर कुछ सर्वेंट थे जिनके हाथ में बकेट भर के गर्म पानी था। अब उनमें से एक सर्वेंट बोलता है, हमें यहाँ आपके लिए बात तैयार करने को कहा गया है। वांगजी नोट करता है और उन्हें आने देता है। वो लोग वांगजी और विहिंग के लिए गर्म पानी का बात तैयार करते हैं। उनके पीछे पीछे ओनर भी आ गया था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का प्याला और एक जार वाइन थी। उन सभी के जाने के बाद विहिंग बाथ के बाहर वार्मिंग तालिस्मान लगा देता है जिससे पानी गर्म होता रहे। अब वो दोनों बैठकर चाय और वाइन पीने लगे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।